ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड के साथ होती है जिसका नाम जी चेंग है और वो अभी एक बॉक्सिंग मैच में होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस ये मैच देखने आई होती है जिसमें से एक हमारी फीमेल लीड शाओ होती है। शाओ जी चेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो सोचती है कि इस बंदे के 8 एब्स भी है और ये उसके लिए परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि जी चेंग मैच के बाद अपना रेस्ट कर रहा होता है और तभी उसे उसकी बचपन की फ्रेंड शाओ की याद आती है जिसे वो 20 सालों से ढूंढ रहा है। तभी हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि इस एरिया को क्लीन करने आई थी। वो छुप कर जी चेंग को यहाँ पर देखने लगती है और सोचती है कि इससे बेस्ट बंदा मुझे शादी करने के लिए नहीं मिलेगा और किसी भी हाल में मुझे शादी करनी होगी ताकि मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी ले सकूं। फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिया की जो अडॉप्टिव मॉम होती है वो बहुत ही गरीब होती है और उनके ऊपर काफी पैसों का उधार होता है और कुछ गुंडे उनसे अपना पैसा मांगने आए होते हैं। तो शाओ उन गुंडों से प्रॉमिस कर लेती है कि वो 3 दिन में उनका पैसा उन्हें वापस कर देगी। फिर उन गुंडों के जाने के बाद जिया की अडॉप्टिव मॉम उसे कहने लगती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कैसे भरेगी। तो शाओ कहती है कि आप तो जानती हैं ना कि मेरी असली मॉम के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने मेरे लिए वसीयत करके गई है कि जब मैं शादी कर लूंगी तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो उसी के पैसों से मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। तो शाओ की अडॉप्टिव मॉम उसे कहती है कि लेकिन तुम्हें 3 दिनों में लड़का कहाँ से मिलेगा जिसे तुम शादी कर सको। अब यही सारी चीजें सोचने के बाद शाओ यहाँ पर जी चेंग के पास आ जाती है और उसे कहती है कि हेलो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। इसकी बात सुनकर तो जी चेंग शॉक रह जाता है और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और ये लोग एक लड़के को बुली करने लगते हैं। जिया उनके सामने जाकर उनसे लड़ती है, कहती है कि तुम लोग इसे बुली कैसे कर सकते हो। तो ये गुंडे जिया से कहते हैं कि तुम एक क्लीनर हो, आखिर हमारे बीच में क्यों आ रही हो। तो शाओ भी हार नहीं मानती और वो इन लोगों को चिल्ला रही होती है कि तुम जैसे लोगों से मुझे नफरत है जो कमजोर को बुली करते हैं। अब ये सब देखकर जी चेंग को अपना बचपन याद आता है और वो याद करता है कि शाओ ने उसे कैसे बुली होने से बचाई थी और उसकी हेल्प की थी और फिर वो दोनों कितने अच्छे फ्रेंड बन गए थे। अब ये याद करने के बाद जी चेंग सोचता है कि मैंने शाओ को ढूंढ लिया। तब यहाँ पर ये गुंडे शाओ को डंडे से मारने वाले होते हैं पर जी चेंग यहाँ पर आकर उसका हाथ रोक लेता है। शाओ ये देखकर खुश हो जाती है और फिर जी चेंग इन सभी से अकेले ही फाइट कर लेता है और ये देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस होती है, कहती है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तभी जी चेंग कहता है कि तुम खड़ी होकर देख क्या रही हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, तो हमें जल्दी चलना होगा नहीं तो कोर्ट बंद हो जाएगा। और फिर जी चेंग शाओ का हाथ पकड़ के उसे कोर्ट में लेके जाता है और फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और शाओ जी चेंग से कह रही होती है कि तुम तो दिखने में भी गुड लुकिंग हो और तुम्हारा नाम भी बहुत ही अच्छा है। फिर जी चेंग इसे कहता है कि तुम तो जानती होगी ना मैं कौन हूँ। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उस नाइट क्लब में मेल मॉडल की जॉब करते हो ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं समझती, काम तो काम होता है। हमने बस इस सर्टिफिकेट के लिए एक दूसरे से शादी की है तो हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी चेंग तो शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे मेल मॉडल कह रही हो। तो शाओ इसे बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ ने जी चेंग को बार में देखी थी जहाँ पर वो वेटरेस की जॉब करती थी। उसने देखी थी कि एक रिच लेडी उसके पास आकर उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने का पूछती है और कहती है कि तुम कितना प्राइस लोगे। तो जी चेंग उस लेडी को जवाब में कहता है कि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो ये रिच लेडी जी चेंग को चिल्लाती है कि तुम बस एक मेल मॉडल हो और इतना ज्यादा इतरा रहे हो। अब ये सब सुनने के बाद जी चेंग शाओ को एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है कि उसने उसे कितना गलत समझ लिए और वो कोई मेल मॉडल नहीं बल्कि एक कंपनी का सीईओ है। पर ये बताने से पहले ही शाओ को यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो शाओ से बता रही होती है कि अब वो जी ग्रुप कंपनी की एम्प्लॉय बन चुकी है लेकिन यहाँ पर सभी उसे बुली कर रहे हैं। तो शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि जी ग्रुप कंपनी का सीईओ अच्छा नहीं है तो आखिर उसके एम्प्लॉयज कैसे अच्छे होंगे। तो शाओ की फ्रेंड कहती है कि लेकिन हमें पैसों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। फिर वो कॉल कट कर देती है और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जी चेंग शाओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम जी ग्रुप कंपनी के सीईओ के बारे में ऐसा निगेटिव क्यों सोच रही हो, आखिर जी ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ तुम्हारा क्या ग्रजेस है। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे वो पुरानी बुरी चीज़ों के बारे में याद मत दिलाओ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलती हूँ। और फिर शाओ जी चेंग को हॉस्पिटल ले आती है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो ये देखते के साथ ही यहाँ भागने लगता है तो शाओ इसे रोकती है और कहती है कि कहीं तुम सच में बीमार तो नहीं हो। तो जी चेंग कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शक है तो चलो अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसा बोलकर जी चेंग शाओ को अपने से क्लोज कर लेता है और तभी पीछे कुछ लोग भागकर जा रहे होते हैं और जी चेंग को धक्का लगता है और शाओ और इसकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है
और फिर दोनों ही बहुत ही शौक रह जाते हैं और शॉय से कहती है कि मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। तो जीचेंग उसे आवाज देकर कहता है कि वाइफ अपना नंबर तो दे के जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचेन अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसने शादी कर लिया है। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है, कहता है कि बॉस अचानक से कैसे। फिर जीचेंग शाह का फोटो देता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्पेशली इस बारे में कि आखिर उसका जी ग्रुप कंपनी से क्या ग्रजेस है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बॉस, तो ये आपकी वाइफ है। जीचेंग इसे कहता है कि मेरी वाइफ को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए तुम उसके सामने ध्यान रखना कि मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज मत करना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं समझ गया, आपको कॉस्प्ले करना है ना। आजकल के यंग लोग यही सब चीजें करके फन कर रहे हैं। अब तभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर आकर जीचेंग से बात करने लगते हैं और उसे बताने लगती हैं कि मिस्टर जीचेंग, मैंने अब कुछ वर्कर्स को ले आया हूँ ब्रिज के प्रोजेक्ट को काम करवाने के लिए। इतने में यहाँ पर शाओ अपनी स्कूटी से गुजरते हुए जीचेंग को देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीचेंग भी इसे देखकर डर जाता है और फिर ये अपने असिस्टेंट को अपना बॉस बना लेता है और एक्टिंग करने लगता है कि मैं आज ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। और फिर जीचेंग इस बारे में शाओ को भी बताने लगता है कि वाइफ एक्चुअली में यहीं पर ही रहता था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ से ऑर्डर आया है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो शाओ ये सुनकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम सच में ब्रिज के नीचे रहते थे। जीचेंग कहता है कि हाँ, देखो यहाँ पर कितनी सारी जगह और इतनी ताज़ी हवा भी, और प्लस यहाँ पे रिवर भी है तो और भी अच्छा है। इसकी बातें सुनकर तो असिस्टेंट अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है और फिर वो सभी वर्कर के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ जीचेंग को हेलमेट देकर बैठने के लिए कहती है, तो वो इसे पूछता है कि वाइफ आखिर हम कहाँ चल रहे हैं। तो कहती है कि ऑफ कोर्स घर। और फिर शाओ जीचेंग को अपने घर ले आती है और कहती है कि मेरा घर छोटा ज़रूर है, लेकिन कम से कम तुम्हारा उस ब्रिज के नीचे रहने से अच्छा है कि तुम यहाँ पे रह लो। और जाओ अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो जीचेंग कहता है कि हम बाहर चल के खाना खा लेते हैं। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें घर के लिए पैसे जमा करने और बाहर का खाना खाएंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो जीचेंग कहता है कि वाइफ अब तुमने मुझसे शादी की हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम रूम में जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। शाओ तो शॉक हो जाती है और ये उसे रूम में भेज देता है और फिर किचन में आकर ऐसे रेडी हो जाता है कि इसे बड़ी कुकिंग आती है और फिर अपने कजिन को कॉल लगाकर ये उससे हेल्प मांगता है और पूछता है कि आखिर इस डिश को कैसे बनाते हैं। तो हान कहता है कि भाई आपको क्या हो गया है, आप मुझसे डिश के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या आप अपने लिए खुद कुकिंग करने वाले हो। तो जीचेंग कहता है कि तुम बताओ और बकवास मत करो। पर हान मस्ती करने लग जाता है, कहता है कि वो नहीं बताएगा। तो जीचेंग इसका कॉल कट करता है और फिर वो होटल से खाना मंगवाता है और ये खाना डिलीवर करने के लिए होटल का बॉस स्पेशली उससे मिलने आता है और कहता है कि आपने पहली बार ऐसे खाना ऑर्डर करवाया, इसलिए मैं आज देखने आ गया कि आपको हमारा खाने का टेस्ट सही तो लग रहा है कि नहीं। जीचेंग कहता है कि इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऐसा नेक्स्ट टाइम से मत करना, मैं और भी बार खाना मंगवाया करूंगा। और फिर इसके बाद जीचेंग सारे खाने को सर्व कर देता है और शाओ खाना टेस्ट करते ही इसकी तारीफें करने लगती है कि तुमने तो कितनी अमेजिंग कुकिंग करी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल की शेफ का बनाया हुआ खाना खा रही हूँ। तो जीचेंग कहता है कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए हर रोज बना दूंगा। फिर डिनर के बाद जीचेंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो जीचेंग कहता है कि कल सुबह जब मैं कंपनी में आऊंगा तो मुझे सबसे पहले इसी बारे में बताना। अब तभी हम देखते हैं कि शाओ को अपने बेड पर कोई इंसेक्ट दिख जाता है जिससे वो डरकर जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज़ सुनकर जीचेंग जल्दी से उसके रूम में जाता है और शाओ तो उसके ऊपर कूद जाती है। जीचेंग कहता है कि इतना मत डरो, ये बस एक छोटा सा इंसेक्ट है, तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। फिर शाओ से बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे बचपन से इंसेक्ट से डर लगता है और वो इसे स्टोरी भी सुनाने लग जाती है। तो जीचेंग कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे इसी पोस्टर में सारी कहानी सुनाओगी। तो शाओ जल्दी से इसे दूर हो जाती है, पर फिर जीचेंग शाओ के क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने वाला होता है, पर शाओ जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो, यहाँ रूम में मैं सोऊंगी और तुम्हें बाहर सोफे पर सोना पड़ेगा। फिर जीचेंग चुपचाप से सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीचेंग कंपनी में आया होता है और असिस्टेंट इसे शाओ की सारी न्यूज़ बता रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी वाइफ जब 5 साल की थी तभी उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था और फिर उनकी अडॉप्टिव मॉम ने उन्हें अडॉप्ट कर ली थी और फिर पता नहीं किस रीज़न की वजह से उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा और फिर उसी के 1 साल बाद आपकी वाइफ को उनकी असली मॉम के बारे में पता चला। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद जीचेंग सोचता है कि अब उसे समझ में आया कि 20 सालों तक वो शाओ को क्यों नहीं ढूंढ पाया। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको पता भी नहीं है कि आपकी वाइफ किसकी बेटी है, वैन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वैन की, लेकिन वो पूरी फैमिली आपकी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और वो लोग तो उन्हें अपनी घर की बेटी समझते ही नहीं। और आपकी वाइफ की असली मॉम ने एक वसीयत करके गई थी जिसके हिसाब से जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक उन्हें उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फिर ये सुनने के बाद जीचेंग को समझ आता है कि शाओ ने आखिर से इतनी जल्दी में शादी क्यों की थी
वो सोचता है कि यानी मैं तो उसे असल में याद हुई नहीं। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो जानते हैं ना कि आपकी वाइफ के डैड मिस्टर वैन बहुत ही चालाक आदमी है और वो आपकी वाइफ को इतनी आसानी से उनकी मॉम की प्रॉपर्टी लेने नहीं देंगे। जीचेंग याद करता है कि आज सुबह शाओ तैयार होने के बाद जीचेंग से कह रही थी कि आज उसका बहुत ही स्पेशल डे है और वो अपने आप को गुड लक विश कर रही थी। जीचेंग सोच लेता है कि वो अपने डैड के साथ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने गई है। ये सोचकर ही घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने डैड से प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है तो वो इसे स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए और तुम्हारी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर है। तो शाओ कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ बल्कि अपनी वो चीज लेने आई हूँ जो कि मेरी है। तो इसकी स्टेप सिस्टर इसे कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो कि बाहर से तुम्हें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है तो फ्री का यहाँ खाने आ गई। शाओ अपने पर्स से अपने मॉम की वसीयत पेपर्स निकालती है और कहती है कि मेरी मॉम की वसीयत के हिसाब से जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तब आप लोग की बारी आ गई है इस पेपर पे साइन करने की। तो यहाँ पर शाओ के डैड तो पलट जाते हैं, कहते हैं कि ये वसीयत असली है ही नहीं। तो शाओ कहती है कि आप इसको ठीक से पढ़ो, ये असली ही है, चाहे तो आप लॉयर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर उसके डैड लॉयर से पूछते हैं कि क्या ये असली है। तो लॉयर कह देता है कि ये नकली है क्योंकि वो पहले से ही शाओ के डैड के साथ मिला हुआ होता है। शाओ तो शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो अच्छे से पेपर पढ़ने लगती है। फिर इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम अपनी मॉम की फेक वसीयत लाकर हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी छीनना चाहती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर लीन अपने गार्ड्स को बुलाकर शाओ को पकड़ के बाहर करने का कहती है और फिर गार्ड्स शाओ को घर से बाहर फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पर शाओ के पास वही गुंडा आ जाता है अपना कर्जा के पैसे लेने के लिए और उसे चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे फूल क्यों बनाई। और फिर ये गुंडे शाओ को पकड़ के अपनी कार में बैठा के यहाँ से ले जाने लगते हैं। और तभी जीचेंग बाइक से अपनी एंट्री मारता है और वो इन लोग की कार के सामने आ जाता है। तो ये गुंडे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। तो जीचेंग इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और फिर जीचेंग इन गुंडों से फाइट करने लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जीचेंग इन लोग अपना कार्ड फेंक कर देता है और कहता है कि अपना बदला लेने के लिए मेरे पास जरूर आना। और फिर जीचेंग जल्दी से जाकर कार का डोर खोलता है और शाओ को हक करके कहता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। शाओ इसे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मुझे फिर से बचा लिए। और फिर इसके बाद जीचेंग शाओ को अपने घर ले आता है, कहता है कि अब तुम्हारी जगह सेफ नहीं है तो क्यों ना अब हम दोनों यहाँ पे रह ले। शाओ तो इतना बड़ा घर देखती रह जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये घर लेने के लिए। देखो मुझे सच बताओ, फिर से कोई रिच लेडी का चक्कर तो नहीं है। जीचेंग कहता है कि वाइफ तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये मेरे अंकल का घर है जो कि रिटायरमेंट लेने के बाद अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं और मेरे अंकल को मुझ पे तरस आई तो उन्होंने मुझे बहुत ही सस्ते दाम में ये घर दे दिए। शाओ पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो जीचेंग कहता है कि हाँ। फिर शाओ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और जीचेंग को अपने साथ लेकर घर को डेकोरेट करने में लग जाती है। और फिर फाइनली दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है और शाओ इसे बताने लगती है कि मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि हमारे लैंडलॉर्ड ने मेरी मॉम और मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे और ठंडियों के मौसम में आधी रात में मेरी मॉम ने मुझे उठाकर लेकर गई थी। उस टाइम पर मैंने कसम खाई थी कि जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं अपनी मॉम और अपने लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा घर खरीदूंगी। इसकी बातें सुनकर जीचेंग सोचता है कि अगर मैंने शाओ को बहुत पहले ही ढूंढ लिया होता तो उसे इतना सफर करना नहीं पड़ता। और फिर जीचेंग शाओ का मुंह ठीक करने के लिए उसके साथ खेलने लगता है और फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है पर ये इसे रोक देती है और कहती है कि तुम उठ जाओ। जीचेंग कहता है कि हम लीगल कपल है तो तुम इतनी शाय क्यों हो रही हो। तो शाओ इसे बताती है कि एक्चुअली तुम्हारी पैंट फट गई है। फिर जीचेंग जल्दी से उठ जाता है और फिर शाओ इसकी पैंट सिलने लगती है। ये देखकर जीचेंग कहता है कि वाइफ तुम्हें तो हर चीज आती है, आखिर और कौन से स्किल्स है जो तुम्हें आते हैं और मुझे नहीं पता। शाओ कहती है कि मुझे कुकिंग वॉशिंग से लेकर लाइट बल्ब चेंज करना और किसी भी चीज को रिपेयर करना सारे काम आते हैं। तो जीचेंग कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही असम हो, लेकिन आखिर तुमने इतनी सारी चीजें सीखी कैसे। शाओ बताती है कि मेरी मॉम हमेशा से ही बीमार रहती थी और हम लोग बहुत ही गरीब थे और हेल्प के लिए कोई था नहीं तो सारे काम मुझे ही हैंडल करने पड़े और काम कर करके मैं खुद ही से सब करना सीख गई। फिर जीचेंग शाओ के पास बैठता है और उसे कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, जिससे तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तुम्हारे डैड की फैमिली के बारे में या फिर तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी के बारे में। शाओ कहती है कि अब तुम्हें सब पता चल गया है तो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। एक्चुअली मैं वैन फैमिली की डॉटर हूँ और मेरी मॉम ने मरने से पहले मेरे नाम पर वसीयत करके गई है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी
और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की। पर अब तो सब उल्टा ही हो गया है, ना मुझे मेरी मॉम के पैसे मिले और मेरे दुश्मन बन गए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी इस प्रॉब्लम में तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ, इसलिए जब भी तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहोगे मैं तुरंत ही मान जाऊंगी। तो जीचिंग शाओ का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि वाइफ मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने मुझे सारा सच बताई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस लाइफ में तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। और रही बात वैन फैमिली की, तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। शाओ कहती है कि तुम मेरे डैड की फैमिली के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व मत होना, वो लोग अच्छे नहीं है, हम उनसे काफी दूर रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो जीचेंगी से हाँ कहता है और सोचता है कि उन लोग की हिम्मत कैसे भी मेरी वाइफ को बुली करने की, अब लगता है मुझे उन्हें वार्निंग देनी ही पड़ेगी। फिर रात में जब शाओ सो जाती है तो जीचेंग अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि कल के ऑक्शन इवेंट में वो शाओ के डैड से पर्सनली मिलना चाहता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शाओ के डैड और उसके स्टेप सिस्टर ऑक्शन इवेंट के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। शाओ के स्टेप सिस्टर लिन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यहाँ पर सारे रिच लोग आए हैं, तो आखिर उसकी जैसी क्लीनर यहाँ पर क्या कर रही है। शाओ कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपना जॉब कर रही हूँ। तो शाओ के डैड उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, अगर जी ग्रुप कंपनी के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाती है तो हमें बहुत ही फायदा होगा, और किसी को पता लग गया कि तुम मेरी डॉटर होकर यहाँ पे क्लीनर का काम कर रही हो तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो शाओ कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप लोग तो अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं तो आपको मुझसे क्या। तभी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग इन लोग का झगड़ा देखने लगते हैं। शाओ के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने उस मामूली से गरीब लड़के से शादी कर ली हो तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लिन कहती है कि डैड मुझे पता है इसका हस्बैंड एक मेल मॉडल है और पता नहीं उसने कितने लोगों को पैसों के लिए ठगा होगा। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आती है और वो इसे एक स्लैप लगा देती है। तो शाओ के डैड गुस्सा होकर उस पे हाथ उठाने लगते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर जीचेंग आ जाता है और वो उसके डैड को चिल्लाता है कि आप हिम्मत भी मत करना। फिर यहाँ पर जीचेंग की एंट्री होती है और सभी पब्लिक बातें करने लगते हैं कि जी ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कभी ऐसे छोटे मोटे इवेंट में नहीं आता है। फिर शाओ जीचेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर असिस्टेंट यहाँ पर शाओ के डैड को चिल्लाने लगता है कि मिस्टर जीचेंग यहाँ पर आए हैं और आप उनके इवेंट में ये सब क्या हंगामे कर रहे थे। तो शाओ के डैड जीचेंग से सॉरी कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर था, और फिर वो जीचेंग से डील करने लगते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जीचेंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और फिर जीचेंग यहाँ पर शाओ को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये वैन फैमिली की भी डॉटर है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर जीचेंग की शादी भी हो गई और हमें पता ही नहीं था। और ये लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की तो वैन फैमिली की बड़ी डॉटर है जो कि इतने सालों से खोई हुई थी, आखिर इसकी शादी मिस्टर जीचेंग के साथ कैसे हो गई। फिर यहाँ पर जीचेंग सभी से कहता है कि आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना कि मेरी वाइफ को उनकी फैमिली ने घर से निकाल दिए और उसकी खुद की मॉम की प्रॉपर्टी भी नहीं दिए, और ऐसे हार्टलेस बंदे के साथ मैं कभी अपनी कंपनी की बिजनेस डील नहीं करूंगा, और मैं तो अनाउंस करना चाहूंगा कि मैं वैन फैमिली के साथ कभी कोई बिजनेस डील नहीं करूंगा। फिर शाओ के डैड तो शॉक हो जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, और शाओ जीचेंग से शॉक होकर पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इस कंपनी के सीईओ हो। जीचेंग इसे कुछ कहता ही नहीं, और तभी इतने में दो गार्ड्स यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं कि उस झूठे को पकड़ो। तभी जीचेंग जल्दी से शाओ का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर भागने लगता है, और फिर दोनों ही कंपनी से निकलने के बाद काफी दूर आ जाते हैं। और शाओ जीचेंग से पूछती है कि आखिर वो सब क्या चल रहा था। तो जीचेंग कहता है कि मेरी एक्टिंग स्किल कमाल की थी ना, जरूर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चला होगा ना कि मैं एक्टिंग कर रहा था। जीचेंग शाओ को बताता है कि एक्चुअली मेरे बॉस बीमार है, लेकिन ये इवेंट में जाना ज़रूरी था, इसलिए मैनेजर जैंग ने मुझे एक्टिंग करने के लिए हायर किया। वैसे तो अभी मैं बहुत डर गया था क्योंकि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट मुझे पकड़ने आ रहे थे, पर देखो अच्छा हुआ हम लोग फाइनली बच गए। फिर यहाँ पर जीचेंग का असिस्टेंट आकर उसे पैसे देने की एक्टिंग करता है कि उसने अच्छा काम किया। फिर शाओ जीचेंग को यहाँ से भगा के लेके जा रही होती है, कहती है कि हमें चलना चाहिए, कहीं तुम वापस से पकड़े ना जाओ। तभी जीचेंग शाओ को रोककर उससे पूछता है कि आज तो तुम इंटरव्यू देने गई थी ना, तो बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। शाओ को तो अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं हो रहा होता है, पर जीचेंग उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है, देखना तुम इंटरव्यू जरूर पास कर लोगी। तो शाओ खुश हो जाती है और जीचेंग इसे देखकर सोचता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचेंग अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट इसे शाओ की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और बताता है कि ये आपकी वाइफ का डिज़ाइन है जो उन्होंने कॉलेज टाइम के कंपटीशन में बनाई थी, पर उस टाइम पर उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था और उन्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करके कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। तो जीचेंग कहता है कि अब मुझे समझ आया कि शाओ हमारी कंपनी से इतना क्यों नफरत करती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे 5 साल पहले तो मैं अब्रॉड में था, तो आखिर इस कंपटीशन का इंचार्ज कौन था। तो असिस्टेंट बताता है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लियांगशु। इस सुनने के बाद जीचेंग को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियांगशु के ऊपर गुस्सा आता है
और वो अपने असिस्टेंट से बात करके उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा देता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ को कंपनी से कॉल आ जाती है जॉब के लिए और वो बहुत ही खुश होकर जीचेंग को बताने लगती है कि तुम मेरे लिए सच में बहुत ही लकी हो, तुमने कहा था और मुझे जॉब मिल गई। शाओ कहती है कि कल तुम भी मेरे साथ कंपनी चलना। तो जीचेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कोई और जगह लेके चलूंगा। और फिर नेक्स्ट डे जीचेंग शाओ को लेकर कार खरीदने आता है, पर यहाँ पर कार का प्राइस सुनकर शाओ इसे मना कर रही होती है कि हम इतने महंगी कार नहीं ले सकते। पर तभी यहाँ पर जीचेंग का कजिन हान उसे देख लेता है और जीचेंग इसे स्लो से बात करके समझा देता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को मेरे बारे में नहीं पता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी एक्सपोज मत करना। फिर हान शाओ से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, ये कार मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट में है। पर फिर भी शाओ ये कार खरीदने के लिए नहीं मानती और जीचेंग से कहती है कि मेरे लिए मेरी इलेक्ट्रिक बाइक ही ठीक है। और फिर जीचेंग ने शाओ को एकदम टाइटली पकड़ा होता है और फिर दोनों ही कंपनी के सामने पहुंचते हैं। और फिर जीचेंग यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के बाहर खड़ी होती है, ये लोग शाओ को देखकर बातें कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड आकर उसका वेलकम करती है और दोनों ही बड़ी खुश हो रही होती हैं कि अब दोनों कलीग्स बन गई हैं। पर तभी यहाँ पर मैनेजर आकर शाओ को चिल्लाने लगती है और वो उसे सजा के तौर पे क्लीनिंग का काम देती है। शाओ की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए कहती है कि वो यहाँ पे डिजाइनर की जॉब के लिए आई, ना कि क्लीनिंग की जॉब के लिए। पर शाओ झगड़ा नहीं करती है और वो क्लीनिंग का काम करने के लिए चली जाती है। पर तभी यहाँ वॉशरूम में भी इसे कुछ एम्प्लॉयज बुली करते हैं और इसके ऊपर पानी गिरा देते हैं। पर शाओ फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोलती है और वो सब सहरी होती है। फिर यहाँ पर मैनेजर शाओ को काम देती है कि उसे मिस्टर जांग से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा। दूसरी तरफ हम यहाँ जीचेंग को देखते हैं जो कि मिस्टर वांग से ही मिलने का सोच रहा होता है, क्योंकि उसका शाओ के डैड के साथ कनेक्शन है, तो इसे शाओ के डैड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जीचेंग अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो ये सब शाओ के लिए कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि शाओ मिस्टर वांग से मिलने जाती है और बताती है कि मैं अपनी मैनेजर की जगह आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई हूँ। मिस्टर वांग कहता है कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगा, तुम बाहर वेट करो। फिर शाओ अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर बाहर वेट करने लग जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर वांग से मिलने के लिए यहाँ पर जीचेंग पहुंच जाता है और मिस्टर वांग इसे इम्प्रेस करने के लिए सारी लड़कियों को बुला लेता है। ये देखकर तो हान बड़ा खुश हो रहा होता है, पर जीचेंग इसे मना करता है। तो मिस्टर वांग कहता है कि लगता है आपको इनमें से कोई भी लड़कियां पसंद नहीं आई, तो मैं एक अच्छी स्पेशल लड़की को बुलाता हूँ। और फिर मिस्टर वांग यहाँ पर शाओ को बुला लेता है और जैसे ही शाओ यहाँ जीचेंग को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर जीचेंग तो एक्टिंग करके बहाना बना लेता है कि वो यहाँ पर बॉस की जगह पर आया है और जीचेंग शाओ को समझाता है कि इन लड़कियों को मैंने नहीं बुलाया था। फिर मिस्टर वांग को जीचेंग के ऊपर गुस्सा आती है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे और मैंने तुम्हें सच में मिस्टर जीचेंग समझ लिया था। और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाकर इन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जीचेंग अपने भाई हान के साथ मिलकर शाओ को यहाँ से जल्दी से लेके चला जाता है। और फिर घर आने के बाद शाओ के लिए जीचेंग फिर से खाना मंगवा लेता है, पर यहाँ पर शाओ बहुत ही अपसेट होती है और वो इसे बताती है कि आज का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं करवा पाई, तो अब पक्का मैनेजर मुझे कल जॉब से निकाल देगी। तो जीचेंग यहाँ पर इसका मुंह ठीक करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही शाओ यहाँ कंपनी में आती है तो एम्प्लॉयज से इसलिए चिढ़ रहे होते हैं कि वो उसने सिर्फ हाई स्कूल पास करी है और कहाँ वो लोगों ने कॉलेज पास करके आए। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि ये उन लोग की लेवल की नहीं है, तो इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। फिर मैनेजर यहाँ पर शाओ को ज़्यादा नहीं चिल्लाती है और उसे कंपनी से भी फायर नहीं करती है। ये देखकर ये चेली एम्प्लॉयज शॉक होती है और मैनेजर से अकेले में पूछती है कि आखिर उसने शाओ को कंपनी से फायर क्यों नहीं की। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअल में जीचेंग के असिस्टेंट ने मैनेजर से पहली बात किया होता है कि उसे फालतू में शाओ को बुली करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने ऐसा करी तो अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें पता चलता है कि इसी डर की वजह से इसने यहाँ शाओ को फायर नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर घर खरीदने के लिए शाओ की स्टेप सिस्टर आई होती है और इस कस्टमर को हैंडल करने का काम शाओ के मैनेजर उसे दे देती है और वो प्लान कर रही होती है कि शाओ अब ठीक से काम नहीं करेगी और वो उसे निकाल देगी। और यहाँ सच में शाओ की स्टेप सिस्टर लिन उसकी बेइज्जती कर रही होती है, पर तभी यहाँ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसे शाओ की बेइज्जती करने से मना करता है। फिर लिन गुस्से में सभी स्टाफ को यहाँ से जाने का कहती है और फिर लिन का फियांसी और शाओ एक दूसरे को हेलो कहते हैं। एक्चुअली में शाओ का सीनियर है और इसका नाम मिंग्यू है। यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम अपना चले जाना, मुझे शाओ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर शाओ को बहुत ही गुस्सा आती है और ये अपनी शूटिंग के लिए अपना मेकअप करवा रही होती है, पर तभी इसका एजेंट बताता है कि इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और अब उसके पास कोई भी रोल नहीं बचा। फिर ये बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि आखिर कौन है जो मुझसे बदला ले रहा है। और फिर लिन इस बारे में अपने डैड को बताती है और कहती है कि मुझे तो शाओ पर ही शक हो रहा है। डैड ज़रूर उसके पास किसी का बैकअप है, कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है उसका हमारे से रिवेंज लेने के लिए। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर अपने सीनियर के साथ डिनर पे आई होती है और दोनों ही कॉलेज टाइम की पुरानी बातें करने लग जाते हैं। तभी शाओ से पूछती है कि मुझे पता चला कि आप मेरे स्टेप सिस्टर को डेट कर रहे हो।
मिंग्यू अपने मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं तो इसे ढूंढ रहा था और इसे ढूंढने के लिए बस मैंने इसके सिस्टर के साथ डेटिंग करने की एक्टिंग किया। अब तभी हम देखते हैं कि जीचेंग हान के साथ यहाँ होटल आया होता है किसी काम के लिए और तभी वो यहाँ पर शाओ को उसके सीनियर के साथ बातें करते हुए देख लेता है और जेलस होकर अंदर आ जाता है और कहता है कि वाइफ आखिर तुम किसके साथ हो। तो यहाँ पर मिंग्यू शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि शाओ तुम पहले से मैरिड हो। फिर शाओ यहाँ पर जीचेंग को बैठने के लिए कहती है और वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो मिंग्यू को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और जीचेंग को बताती है कि ये मेरे कॉलेज का सीनियर है। अब यहाँ पर मिंग्यू को शाओ की बात पर बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि मुझे तो ये नॉर्मल ऑफिस वर्कर लग ही नहीं रहा, इसके कपड़े देखकर ही लग रहा है कि कितने महंगे पहना है। पर जीचेंग एक्टिंग करता है, कहता है कि बहुत ही सस्ते कपड़े हैं और मैंने नाइट मार्केट से खरीदा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड लियांगशु अब्रॉड से वापस आ जाती है और सोचती है कि अब वो जीचेंग को वापस से मना के रहेगी। हम देखते हैं कि जीचेंग अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से ही कंपनी पहुंचता है और वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि अब वो रोज ऐसी कंपनी आएगा। जैसे ही वो अपने ऑफिस में आता है तो वो लियांगशु को देखकर शॉक होता है। तभी यहाँ पर लियांगशु इसे टच करने की कोशिश करती है पर जीचेंग इसे दूर कर देता है, कहता है कि अब मैं पहले से मैरिड हूँ तो मुझे फंसाने की सोचना भी मत। तो ये शॉक हो जाती है, कहती है कि आखिर तुमने किससे शादी कर रहे हो। तो जीचेंग नहीं बताता और कहता है कि तुम एक्टिंग मत करो और ये बताओ कि तुम किस काम से यहाँ पर आई हो। तो ये कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वापस से स्टार्ट ओवर करें। पर जीचेंग इसकी बात नहीं मानता और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर जीचेंग को बताता है कि वैन कंपनी से उससे कोई मिलने के लिए आया है। फिर नेक्स्ट डे हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर शाओ की स्टेप सिस्टर लिन सोच रही होती है कि आखिर शाओ कब तक आएगी। तभी यहाँ पर हान आकर इसे साइड में बात करने के लिए लेके जाता है। ये बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। पर तभी हान तो इसे ब्रेकअप कर लेता है और इसे सच बता देता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें अप्रोच तुम्हारी सिस्टर के लिए किया था, मैं तुम्हें नहीं बल्कि शाओ को पसंद करता था और अभी भी उसे ही पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद ये तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इस पर चिल्लाने लगती है कि यहाँ से तुम चले जाओ। और फिर लिन जीचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड लियांगशु के साथ मिल जाती है, कहती है कि हम दोनों मिलकर शाओ से बदला लेंगे क्योंकि हम दोनों की वो कॉमन दुश्मन है। क्योंकि वो इसे बता देती है कि शाओ की जिसे शादी हुई है वो कोई और नहीं जीचेंग है। नेक्स्ट डे लियांगशु कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनकर आ जाती है और उसे अपनी असिस्टेंट बनने का मौका देती है। फिर शाओ तो बहुत ही खुश होकर इसे अपनी डिजाइन ला के देती है पर ये इसके मुंह पर ही इसकी डिजाइन फेंक देती है और उसकी बुराई करती है कि तुम एक डिजाइनर बनने लायक हो ही नहीं। फिर शाओ बेचारी अपना डिजाइन उठाकर रोते हुए चली जाती है। फिर शाओ का मूड तो खराब हो ही जाता है क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारा काम भी होता है। अभी यहाँ पर इसे जीचेंग की कॉल आती है और वो इसे बाहर डिनर पे बुलाता है। तो शाओ की फ्रेंड उसे अच्छे से तैयार कर देती है और जैसे यहाँ शाओ रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो इसे यहाँ पर हान मिल जाता है और वो यहाँ पर शाओ को प्रपोज करते हुए उसे सब बताता है कि एक्चुअल में वो उसकी सिस्टर को नहीं बल्कि उसे ही पसंद करता था। शाओ इसे अच्छे से समझाती है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ पर ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हो और तुम तो उसे ज़्यादा जानती भी नहीं हो। शाओ भी अपने सीनियर से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है इसलिए उसे गिव अप कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जीचेंग शाओ को उसका बर्थडे सरप्राइज देता है और वो तो रोने ही लग जाती है, कहती है कि क्या तुमने मेरे बर्थडे के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो जीचेंग कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचा करो और वैसे भी अगर मेरी वाइफ खुश है तो इतना पैसा खर्चा करना तो बनता ही है। और फिर जीचेंग यहाँ पर शाओ को एक और सरप्राइज देता है उसकी अडॉप्टिव मॉम को यहाँ पर बुलाकर। शाओ इन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है कि उनके पैर अब ठीक हो गए हैं और ये शाओ से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया है जो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है। फिर ये फिर से जीचेंग को थैंक यू कहने लगती है, तभी वो उसे उठा लेता है और कहता है कि इतना शर्माओ मत, हम लोग लीगल कपल है। और फिर जीचेंग शाओ को घर ले आता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की नींद खुलती है और वो जीचेंग को उठा के कहती है कि हमें जल्दी अब ऑफिस जाना चाहिए। पर जीचेंग यहाँ शाओ को जाने नहीं दे रहा होता है पर तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि उसे जरूरी काम है। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ ऑफिस में होती है और तभी वो यहाँ पर जीचेंग को कंपनी में आता हुआ देखती है। जीचेंग अपने किसी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो उसे फायर कर देता है क्योंकि इसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक किया था। तभी ये सब सुनकर शाओ को पता लग जाता है कि कंपनी का सीईओ वही है। फिर वो उसे ऑफिस में मिलने जा रही होती है पर तभी वो बाहर से ही देखती है कि यहाँ पर लियांगशु जीचेंग से बातें करने आई है। वो जीचेंग को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और उसे किस कर लेती है। ये देखकर शाओ तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ जीचेंग लियांगशु को चिल्लाता है कि आखिर वो क्या ट्रिक्स खेल रही है। तो ये कहती है कि मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है।
जीचेंग कहता है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे 5 साल पुराने उस कंपटीशन के बारे में पता चल गया है जहाँ पर तुमने शाओ का डिजाइन चुराकर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाई। और तुम दुनिया को तो झूठ दिखा सकती हो पर मुझे सच पता चल चुका है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये सारा सच बताओ, और अगर नहीं कर सकती तो मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी वाइफ से भी दूर रहना। ऐसा बोलकर जीचेंग चला जाता है। शाओ घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है कि आखिर मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, वो मुझे इतने टाइम से धोखा देते आ रहा था। तभी जीचेंग यहाँ घर आ जाता है और ये शाओ से बातें करने लगता है। तो ये से कह देती है कि मुझे पता चल चुका है कि कंपनी के प्रेसिडेंट तुम ही हो और मुझसे अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे सच बताओ। तो जीचेंग एडमिट कर लेता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने जरूर ये सब इसलिए किया होगा ना ताकि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ना ले लूं, इसलिए मेरे सामने गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे थे। जीचेंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस वक्त तुम्हें सच बताना चाह रहा था पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई। पर शाओ इसकी एक भी बात नहीं मानती है और वो अपना लगेज लेकर यहाँ से जाने लगती है। तो जीचेंग इसे रोकता है। शाओ कहती है कि रोकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अभी तुमसे अलग रहना है और इस बारे में अच्छे से सोचना है कि हमारी रिलेशनशिप का क्या करा जाए। तो जीचेंग कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और फिर जीचेंग यहाँ से जाने के बाद शाओ तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ अपने सीनियर हान के साथ मिलकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और इसे पता लग जाता है कि इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लियांगशु ने लगाई थी और असल में उसी ने इसकी डिजाइन चुराई थी। सारे एविडेंस पता करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है जहां पर लियांगशु सभी रिपोर्टर को कोई प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। और यहाँ पर शाओ सभी के सामने इसकी पोल खोल देती है और बता देती है कि इसने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाई थी जो कि झूठा था, और वो सारे एविडेंस भी सभी को दिखा देती है। पर लियांगशु फिर भी नहीं मानती, कहती है कि तुम्हारे पास और प्रूफ होना चाहिए मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने के लिए। तभी यहाँ पर जीचेंग की ग्रैंडमा आ जाती है और वो बताती है कि मेरे पास प्रूफ है, मुझे सच में पता है कि तुम्ही ने शाओ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी। फिर इसके बाद पुलिस यहाँ पर आकर लियांगशु को अरेस्ट करके लेके जाने लगते हैं। ये देखकर शाओ शॉक होती है और हान से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर पुलिस को बुलाया हो। तो ये कहता है कि मैंने तो नहीं बुलाया। तभी यहाँ पर जीचेंग आ जाता है और वो बताता है कि पुलिस को मैंने बुलाया। फिर जीचेंग सभी रिपोर्टर के सामने शाओ से अपनी और अपनी कंपनी की तरफ से माफी मांगता है और वो यहाँ पर शाओ के कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बुला लेता है जो कि शाओ से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझकर कॉलेज से निकाल दिए थे। और फिर जीचेंग ये अनाउंस करता है कि वो शाओ को कंपनी का डायरेक्टर बना रहा है क्योंकि उसकी डिजाइन बहुत ही बेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी जीचेंग यहाँ पर उसका वेट करने लग जाता है और फिर वो बैठे बैठे यहीं पर ही सो जाता है और फिर शाओ भी इसे देखने लग जाती है। तभी यहाँ ऑफिस में हान आ जाता है और ये शाओ को बताता है कि सिस्टर इन लॉ, आखिर आप मेरे भाई से अभी भी क्यों गुस्सा हो। मैं सच कह रहा हूँ कि ये आपको कभी हर्ट करने का सोच ही नहीं सकते क्योंकि मेरे भाई 20 सालों से आपको ढूंढ रहे हैं और उनके दिल में सिर्फ आप ही हो। तो शाओ ये सुनकर शॉक होती है, पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि ये मुझे 20 साल से ढूंढ रहा है। हान बताता है कि आप दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे हो और मेरे भाई तो आपको बहुत टाइम पहले से पसंद करते हैं और उनके वॉलेट में तो आप दोनों की बचपन की फोटो भी है। शाओ ये सब सुनकर खुश होती है और हान को बताती है कि एक्चुअली में मेरी बचपन की कुछ मेमोरी लॉस हो चुकी है इसलिए मुझे वो सब याद नहीं। और वो इसे कहती है कि एक्चुअली मैंने जीचेंग को कब का माफ कर चुकी हूँ और मैं बस उसके सामने गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही हूँ। फिर हान के यहाँ से जाने के बाद शाओ जीचेंग के पास आकर उसे देख रही होती है पर तभी इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि कंपनी में मिस्टर वांग आकर उसे परेशान कर रहा है। शाओ तुरंत यहाँ पर पहुँचती है और वो मिस्टर वांग को यहाँ पर ये सब हरकतें करने के लिए मना करती है। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी तो मैं इन लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तो शाओ मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। वो इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बहाना लेकर एक ऑर्फनेज के सामने लाता है और हम देखते हैं कि इसे ये ऑर्डर लिन और लियांगशु दोनों ने मिलकर दिए होते हैं और ये बंदा यहाँ पर शाओ से बदला लेने के लिए उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ ऑर्फनेज के बाहर ही किसी काम से आई होती है और वो यहाँ पर आकर शाओ को इस गुंडे से बचा लेती है। यहाँ पर शाओ के सर में थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो शाओ को अपने घर पे ले आती है और यहाँ पर उसे रेस्ट भी करने के लिए कहती है। शाओ को जब जीचेंग का कॉल आता है कि वो कहाँ पर है तो शाओ उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती ताकि वो उसकी फिक्र न करे। फिर हम देखते हैं कि जीचेंग की ग्रैंडमा उसे घर बुलाती है और उसे बताती है शाओ के बारे में कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो जीचेंग उसकी फिक्र करने लगता है और ग्रैंडमा को बताता है कि एक्चुअली वही आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है पर वो जीचेंग को अभी शाओ से मिलने के लिए मना करती है और कहती है कि अभी वो थोड़ी एम्बैरेस है और तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगी। तो जीचेंग ग्रैंडमा से कहता है कि आप उसका ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ उसे बदला लेने के लिए जिसने शाओ के साथ ये सब किया।
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी चेंग मिस्टर वांग से बदला ले रहा होता है और यहाँ पर वो शाओ के डैड और लिन को भी बुला लेता है। लॉयर डर के मारे सब मान लेता है कि एक्चुअली में शाओ के डैड ने ही इसे वसीयत चेंज करने के लिए कहा था, जबकि उस वसीयत में तो सच में शाओ की मॉम ने उसके नाम पे पूरे 20 बिलियन छोड़ के गई है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जिसे कि उसके बचपन की चीजें याद आ रही होती है और ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। यहाँ पर जी चेंग शाओ की फिक्र करते हुए उसकी केयर करने लगता है और फिर वो 2 दिन से उसका ख्याल रख रहा होता है और अभी तक उसे होश नहीं आया होता है। तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड आ जाती है और वो जी चेंग से कहती है कि मैं शाओ का ख्याल रख लूंगी, तुम यहाँ से जाओ और रेस्ट करो। तो जी चेंग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ को भी होश आ जाता है और उठते के साथ ही शाओ एक पेपर में एक पर्सन का नाम लिखती है जिसका नाम जी यूनली होता है और वो उसे बताती है कि यही पर्सन उसके हमेशा ड्रीम में आता है और शायद उसी ने ही उसे बचपन का ये ट्रॉमा दिया है। फिर शाओ अपने फ्रेंड से कहती है कि वो उसकी डायरी उसके रूम में से लेकर आ जाए क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है जिससे शायद इसे अपने बचपन के याद आ जाए। शाओ की फ्रेंड के यहाँ से जाने के बाद शाओ से मिलने यहाँ पर हान आया होता है और जब वो इस पेपर में लिखा हुआ नाम पढ़ता है तो शाओ को बताता है कि ये जी यूनली नाम का पर्सन कोई और नहीं बल्कि जी चेंग के डैड है, यानी कि मेरे अंकल। फिर शाओ की फ्रेंड उसे डायरी ला के दे देती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी चेंग यहाँ शाओ से मिलने आया होता है और वो उसे हक कर रहा होता है पर ये इसे गुस्से में चिल्ला के दूर होने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हारे डैड जी यूनली है जो कि मेरा दुश्मन है, यानी तुम मेरे दुश्मन की बेटे हो, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। फिर शाओ की फ्रेंड यहाँ से जी चेंग को थोड़ा देर के लिए बाहर जाने के लिए कहती है और वो शाओ को संभालने लगती है। यहाँ पर जी चेंग तो काफी शौक होता है कि शाओ को जिसने बचपन में ट्रॉमा दिया उसे किडनैप, क्या ये सब करने वाले सच में उसके डैड हैं? फिर जी चेंग रोते हुए अपने भाई हान से कहने लगता है कि शाओ के साथ जो मेरे डैड ने किए हैं उसके लिए वो मुझे और मेरी फैमिली को कभी माफ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमा के साथ मिलकर यहाँ पर शाओ से माफी मांगता है पर शाओ फिर भी इन्हें माफ नहीं करती और शाओ की तबीयत फिर से खराब होने लगती है तो डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि शाओ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो जी चेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो डैडी बनने वाला है। ग्रैंडमा तो समझ ही नहीं पाती कि मैं खुश हूँ या फिर दुख। शाओ तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है कि मेरे पेट में मेरे दुश्मन का बच्चा है। वो उसे अबॉर्ट करने का सोच लेती है पर फिर हम देखते हैं कि शाओ को उसकी मॉम का सपना आता है और वो कहती है कि उसके जो ट्विंस होने वाले हैं वो उनकी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। वो चाहती है कि वो उनका ख्याल रखे। ये सपना देखने के बाद शाओ डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करेगी और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो हान का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ अब्रॉड जाना चाहती है ताकि अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। शाओ की फ्रेंड भी उसे सपोर्ट कर रही होती है और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती है पर तभी यहाँ पर शाओ के डैड उसे मिलने आ जाते हैं और वो उसे रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की हालत बहुत खराब है, इसलिए प्लीज कम से कम तुम लास्ट बार उससे मिल लो। ये सुनकर तो शाओ शॉक हो जाती है और अपने स्टेप सिस्टर लिन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और ये सभी काफी शॉक होते हैं कि आखिर लिन की तबीयत अचानक से खराब कैसे हो गई। डॉक्टर बताता है कि उसकी किडनी फेल हो गई है तो डैड कहने लगते हैं कि मैं तो उसे किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ पर आखिर मेरी किडनी उससे मैच क्यों नहीं हुई। तो डॉक्टर बताता है कि वो इसलिए क्योंकि आप इसके बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। ये जानने के बाद तो डैड को काफी ज्यादा धक्का लगता है और फिर शाओ यहाँ पर लिन से बात करती है। लिन को रिग्रेट फील होता है कि उसने शाओ को अपना दुश्मन समझी थी लेकिन उसके ऐसे मूवमेंट पर भी वो उसे देखने आई। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और शाओ का 9 मंथ चालू हो जाता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ रास्ते में कहीं जा रही होती है। तभी शाओ की फ्रेंड को कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो शाओ अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही शाओ एक टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर को एड्रेस पर चलने के लिए कह रही होती है तो वो ड्राइवर नहीं बल्कि कोई गुंडा होता है। फिर यहाँ पर शाओ की फ्रेंड इस बारे में जल्दी से आकर जी चेंग को बताती है कि शाओ कहीं गुम हो गई है। जी चेंग उसके लिए परेशान होने लगता है और तभी इसे वही गुंडे की कॉल आ जाती है। वो इसे शाओ को बचाने के लिए अकेले आने का कहता है। फिर जी चेंग जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो वो शर्त रखता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा। वो इसके लिए मान जाता है पर शाओ इसे मना करने लगती है तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। पर ये गुंडा तो फिर भी पहले शाओ को मारने जा रहा होता है पर तभी जी चेंग बीच में आकर चाकू खा लेता है और उसे चोट लग जाती है पर ये गुंडा फिर भी नहीं मानता और उसे दोबारा चाकू मारने जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर जी चेंग की ग्रैंडमा आकर उसे रोक देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमारी फैमिली से बदला लेना चाहते हो लेकिन क्या तुम्हें खुद की आइडेंटिटी पता है? एक्चुअली में ये बंदा जी चेंग का अंकल होता है, यानी कि जी चेंग के डैड का स्टेप ब्रदर। क्योंकि इसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसलिए ये जी चेंग के डैड से बदला लेने के लिए उनका एक्सीडेंट करवा देता है
और उनका नाम खराब करने के लिए अलग अलग काम करता है। और यहाँ पर ये लोग को पता लगता है कि शाओ को जिसने किडनैप किया था वो यही पर्सन था और वो जीचेंग के डैड नहीं थे। और ये सब इसने इसलिए किया होता है क्योंकि लिन असल में इसकी सगी बेटी होती है और ये नहीं चाह रहा होता है कि शाओ को भी उस घर की प्रॉपर्टी मिले, इसलिए उसे निकालने के लिए इसने सारी प्लानिंग की होती है। और वो मास्क लगा के ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे वो जीचेंग का डैड है ताकि उनका नाम खराब हो जाए। अब ये सारी पोल खुलने के बाद इसे बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहता है कि मैं तुम सभी को साथ में मार के रहूंगा। पर जीचेंग यहाँ पर इस बंदे को लेकर जल्दी से साइड में चला जाता है और सभी की जान बचा लेता है। और फिर शाओ का डिलीवरी टाइम हो जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और शाओ के यहाँ पर 2 ट्विन बेबीज हो जाते हैं। पर फिर जब शाओ को होश आता है तो वो अपनी कुछ याददाश्त भूल चुकी होती है और उसे तो ये भी नहीं याद होता है कि वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती। ये सब देखकर ग्रैंडमा और ये सभी शॉक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 3 साल बीत जाता है और शाओ अपने दोनों बेबीज को देखकर रो रही होती है कि इन 3 सालों में जीचेंग उससे अभी तक मिलने नहीं आया और ग्रैंडमा और हान ने बताया है कि वो कहीं चला गया। पर शाओ को अभी भी उम्मीद है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि शाओ का बर्थडे वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर ग्रैंडमा और हान इसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वो बहुत ही खुश होती है कि आप लोग को मेरा बर्थडे याद है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने और बच्चों ने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट बॉक्स प्रिपेयर करके रखे हैं उसे खोलो। जैसे ही शाओ बॉक्स खोलती है तो उसमें से जीचेंग बाहर आता है और वो उसे बर्थडे विश करता है। शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि जीचेंग आखिर वापस आ गया। एक्चुअली में उसका इतने टाइम से अब्रॉड में ट्रीटमेंट चल रहा था और अब फाइनली उसे कोमा से होश आया था। वो यहाँ शाओ से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।